हेलो एवरीवन, अभी मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए जेन 21 अटेम्प्ट का आरटीपी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एट सीए इंटर लेवल। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको पूरी तरह से डिटेल में सॉल्व करें। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाली आरटीपी है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। परफेक्ट। सबसे पहले है केस सिनेरियो। केस सिनेरियो की सबसे पहले मैं लेंथ देखता हूँ, क्या ये लेंथ पढ़ने लायक है क्या। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा केस सिनेरियो होता है तो सीधा मैं पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन रीड करता हूँ एंड देन आई डिसाइड कि उसको पढ़ना वर्थ है या कितना लेवल पे, कितना डीप में कौन सा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही छोटा सा केस स्टडी है, तो क्विकली रीड कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड वीसीपीएल इसको शॉर्ट में लिखा है, इज लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे स्टेट्स में मल्टीप्लेक्स चलाते हैं ये लोग। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अच्छा, मतलब ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, और प्लस महाराष्ट्र के साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। कंपनी ने ऑफर किया मूवी टिकट, फूड, बेवरेजेस एंड अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज, जस्ट काइंड ऑफ पीवीआर। The turnover of the company in the preceding financial year as per the audited financial statement was 175 करोड़। Oh my god, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा टर्नओवर है। आई मीन टू से रजिस्ट्रेशन के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि 20 लाख कहाँ और 1,175 करोड़ कहाँ पे। द कंपनी क्रॉस्ड द एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ टिल जून इन द करंट ईयर। करंट ईयर में 35 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर भी चुका है जून में। इन जुलाई वीसीपीएल ने नया मल्टीप्लेक्स ओपन किया इन गुजरात, वेयर इन द कमर्शियल ऑपरेशंस विल कमेंस फ्रॉम August 1। अच्छा, अभी इसका मतलब ये है कि वो पहले गुजरात में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ठीक है, एंड अभी उन्होंने नया नया मल्टीप्लेक्स ओपन किया गुजरात में। August 1 से ये लोग का वर्किंग चालू हो जाएगा। ड्यू टू ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट्स, द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड टीम एट कॉर्पोरेट ऑफिस। ऑब्वियसली मतलब वो ब्रांच है तो फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में मेजरली सब चीजें मैनेज होगी। सेम टीम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स फॉर ऑल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कॉर्पोरेट अगर कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में जो बैठे हैं एम्प्लॉय, वो सारे स्टेट्स का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, company is also engaged in leasing of space to independent vendors in its food court against rental charges for the purpose of increasing the source of revenue। वेरी गुड, मतलब ये सिर्फ खुद का फूड एंड बेवरेजेस नहीं चलाते, ये किसी और को भी रेंट पे स्पेस देते कि आओ और हमारे यहाँ बेचो। ठीक है, द कंपनी ऑब्टेन्ड न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हमने कहीं तो पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के केस में रिफंडेबल डिपॉजिट, सॉरी सप्लाई के केस में कंसिडरेशन के अंदर कि क्या डिपॉजिट कंसिडरेशन बन सकता है। अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो कंसिडरेशन नहीं बन सकता। टू द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस द टर्म ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट इज 5 years। द कंपनी इज ऑल्सो डिस्पैच्ड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वर्थ ₹35 lakhs फ्रॉम द महाराष्ट्र टू गुजरात मल्टीप्लेक्स फॉर द अपकमिंग मूवीज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर। अच्छा, कुछ एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भी सप्लाई किए गए हैं, डिस्पैच किए हैं 35 लाख के। ब्रांच ट्रांसफर है बेसिकली, ये क्या है, ब्रांच ट्रांसफर। ठीक है, आपने महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ मटेरियल शिफ्ट किए। कंपनी क्लेम्ड आईटीसी ऑन सच एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पास जब भी आया होगा आईटीसी, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जब परचेस किया होगा तो महाराष्ट्र ने इसका आईटीसी ले रखा है, करेक्ट। और जब महाराष्ट्र गुजरात को शिफ्ट करता है तो खाली इतना इन्फॉर्मेशन है कि 35 लाख का कुछ शिफ्टिंग हो रहा है। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 18,999। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 to 5। मतलब बेसिकली 5 एमसीक्यू। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो एमसीक्यू में जब करेक्ट टू करेक्ट आता है ना, तो अक्सर ना मतलब स्टूडेंट गलती कर ही लेता है, तो आपको बार बार 2 बार अपने मन को बोलना है कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तुम्हें करेक्ट वाला ढूंढना है। अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात। ये बोल रहा है कि गुजरात में जब नया धंधा चालू कर रहा हूँ तो उसके रिलेटेड क्या मेरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो प्लीज मेरे को बताओ। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बस है पहला, VCPL is not required to take GST registration for Gujarat multiplex till turnover of Gujarat multiplex does not cross 20 lakhs। Wrong, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमें अग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ता है, ना कि स्टेट वाइज। VCPL is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat as aggregate turnover of VCPL has already exceeded 20 lakhs in the current financial year। Very very true। मतलब कि आप सोचो ना कि वो ऑलरेडी 20 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुका है ना, 175 लाख टर्नओवर है उसका, 175 करोड़ सॉरी। तो टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो उसका टर्नओवर ऑलरेडी एक्सीडेड है, उसको गुजरात में लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एक बार रीड कर लेना, बाकी भी यही इसका आंसर होना चाहिए। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय VCPL। अगेन ये वही क्वेश्चन आ गया, मतलब ट्रू और फॉल्स के एंगल से। VCPL इज रिक्वायर्ड टू फाइल सिंगल कंसोलिडेटेड जीएसटी रिटर्न्स फॉर ऑल द स्टेट्स। नो, रिटर्न कौन सी स्टेट वाइज होती है, जीएसटी रिटर्न कैसे होती है, स्टेट वाइज। देन आता है बी सिस्टम, ठीक है ओके। देन आता है बी, VCPL is required to file separate GST returns for each state where it is registered। yes, फिलहाल मुझे ये ट्रू लग रहा है। लेट्स से कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं है। VCPL is required to file returns only for the Maharashtra state where its corporate office is located। no, illogical बात, ऐसा कोई भी सेंस या कोई प्रोविजन नहीं है। VCPL has an option to file return in the state with the कुछ भी हाईएस्ट टर्नओवर जैसा कोई भी प्रोविजन है ही नहीं। सो आंसर इज डी। अगेन इसका भी था, सेकंड का भी था। नाउ लेट्स कम टू थर्ड, VCPL is required to levy GST on rental charges। उसमें ऑप्शन क्या है, ओनली इफ द टर्नओवर टेनेंट एक्सीड्स 20 lakhs।
टर्नओवर ऑफ टेनेंट, देखो मैं अगर रेंट चार्ज करता हूँ, टेक्निकली मैं उसको रेंट में प्रीमाइज दे रहा हूँ, तो आई एम द सप्लायर एंड टेनेंट इज द रेसिपेंट। रेसिपेंट के टर्नओवर से मेरे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड होता ही नहीं है। जीएसटी लगता है या नहीं लगता है ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड चार्ज, ठीक है। तो हमें सप्लाई है कि नहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा, और अगर वो सप्लाई है तो फॉरवर्ड चार्ज है या आरसीएम है। इन ऑल द केसेस ऐसा कोई भी प्रोविजन है ही नहीं। सेकंड, only if the turnover exceeds 1.5 lakh. Again, this is illogical options. Then, only if the total rental charges collection in the hands of VCPL exceeds 20 लाख। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि पर्टिकुलर सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए तो ही जाके टैक्सेबल हो, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। Irrespective of the turnover of the tenant or the amount of rental charges collection in the hands of VCPL. Yes, this is true. Okay, तो इस केस में D is the correct answer. Then आता है point number 4. In respect of refundable security deposit given by VCPL, ऑप्शन दिया है GST is payable on the deposit amount by the owner of the premises. देखो डिपॉजिट अमाउंट अगर रिफंडेबल है तो जीएसटी तो नहीं आ सकता unless and until that deposit amount is adjusted against consideration, ठीक है। तो इस केस में डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए। जीएसटी इज पेबल ऑन द डिपॉजिट अमाउंट बाय VCPL, ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जीएसटी पेबल है ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन है देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर और VCPL। यस, ये आंसर मेरे को ट्रू लग रहा है। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला है, तो उस केस में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आती ही नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, इक्वल प्रोपोर्शन ऐसा कुछ भी केस नहीं है, प्रोविजन नहीं है। देन लास्ट में आता है फिफ्थ वाला, VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस इन रिलेशन टू अपकमिंग मूवीज। यहाँ पे वो शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। नॉट लायबल टू इशू एनी डॉक्यूमेंट एज द ट्रांजेक्शन इज बिटवीन एंटिटीज हैविंग सेम पैन। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम पैन होने के दो एंटिटी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया ना, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई करते हो तो टैक्स भी लग जाता है। फॉरगेट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। लायबल टू इशू ओनली डिलीवरी चलान, ये भी पॉइंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली डीम्ड सप्लाई का केस है। डिलीवरी चलान से काम होगा नहीं, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और शायद ई वे बिल भी। लायबिलिटी टू इशू ओनली बिल ऑफ सप्लाई, नो, बिल ऑफ सप्लाई में तब लगता है जब टैक्सेबल जब टैक्स ना लगे उस इनवॉइस में। यहाँ पे तो टैक्स लगने का चांस है। डीम्ड सप्लाई। लायबिलिटी टू जनरेट टैक्स इनवॉइसेस एज वेल एज ई वे बिल, यस दिस इज ट्रू। Why? बिकॉज ये डीम्ड सप्लाई का केस है, ब्रांच ट्रांसफर का केस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने मतलब जो ब्रांच दूसरे ब्रांच को शिफ्ट कर रहा है तो उसने आईटीसी भी ले रखा था, जैसे कि मुंबई ब्रांच ने। अगर मान लो उसने आईटीसी नहीं लिया होता फिर फ्री ऑफ सप्लाई में उसको डिस्पोज करता या ट्रांसफर करता तो चल जाता, ठीक है। तो इस केस में ये वाला ट्रू होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू नहीं है, ये वो फुल फ्लेज बड़ा वाला क्वेश्चन है। यस, तो चलो इसको भी एक बार हाथों हाथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार क्विकली क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मेसर्स कंसल्टेंसीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मुंबई में है। ऑफर्स बिजनेस कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। द कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अक्टूबर मंथ का निकालना है और मोस्टली इसी कंपनी का निकालना है, ठीक है। पहला, ये कंसल्टेंसी सर्विस देता है, अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं। तीसरा, ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम, डिस्काउंट पास, डिस्काउंट है, रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट है, परचेज ऑफ कार है, इंश्योरेंस सर्विस है, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप है। अच्छा, मोटा मोटी पढ़ के ये पता चल रहा है कि बहुत सारे आउटवर्ड सप्लाईज है, कुछ इनवर्ड सप्लाईज भी, और शायद स्पॉन्सरशिप है तो आरसीएम भी हो सकता है। लेट्स सी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, आउटपुट टैक्स पेबल निकालना है और नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना। रेट दिया है, सबके केस में 9918 है। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, बढ़िया। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 10 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड देन ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इंटरस्टेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, बढ़िया है ना। अगर ऑल ट्रांजेक्शंस आर इंटरस्टेड देन सिर्फ हाई जीएसटी आने वाला है। हाँ, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लिखा है तो हो सकता है कुछ और स्पेसिफाइड हो, ठीक है। ये सबको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन पूरा करके ही बताता हूँ। पहले तो एक बार ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल लेते हैं क्योंकि पूछा था ना। चलो, सबसे पहले नंबर 1, कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट एनालिसिस बोलता है प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस टू XYZ रजिस्टर्ड क्लाइंट in Chennai, Tamil Nadu, interstate for rupees 4,50,000. Additionally, the company paid an amount of rupees 4,500 as a professional tax applicable in the state of Maharashtra as per requirement of local state legislation. The amount professional tax was recovered separately from XYZ. Wow, ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का क्वेश्चन है और इसके अंदर क्लियरली ये बोला है कि हमने कंसल्टेंसी सर्विस दी है 4,50,000 की, लेकिन इसके अंदर कुछ टैक्स भी है जो अलग से मुंबई में महाराष्ट्र में चार्ज किए जाते हैं, इसलिए चार्ज करने पड़े। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के प्रोविजन में ये बोलता है कि सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे इन दी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीएसटी एंड अदर देन दोस टैक्सेस जो सबसम्ड हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो इस केस में प्रोफेशनल टैक्स एक अलग से टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज।
तो इसके अंदर नंबर 1 उसका नाम क्या था, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये कितना आ जाता है, चलो मैं इनर कॉलम आउटर कॉलम दोनों बना, 2,50,000। इसके अंदर ऐड हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्सेस। देखो मैं एकदम अच्छे से आंसर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपका काम हो जाए वैसे कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में रीजनिंग के साथ आंसर करना है। ठीक है, 4,50,000, सॉरी 4,500। तो ये कितना हो जाएगा, 4,54,500, करेक्ट है। उसके बाद आता है सेकंड। अभी सेकंड में ये लोग ने क्या बोला, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट। ठीक है, कंडक्टेड डिजिटल मार्केटिंग फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ मिस्टर ए बेस्ड इन राजस्थान हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ठीक है, हमने जिसको सर्विस दे रहे हैं वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। द अग्रीड फी फॉर द सेट सर्विस इज 3 लाख। आउट ऑफ द अग्रीड फी एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए। द कंपनी वॉज liable to pay same in relation to the supply and the net payment received by the company was 2,75,000। समझने की कोशिश करो, एक खर्चा है। ठीक है, अभी ये वो वाला खर्चा है जिसमें एक तरह से सप्लायर लायबल था, लेकिन रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, इसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का प्रोविजन ये बोलता है कि वो वाला पर्टिकुलर वैल्यू भले रेसिपिएंट ने एडवांस में दे दिया, फिर भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट तो बनेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2,75,000 का इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस पूरे पूरे 3 लाख का बनेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, ये इंक्लूडिंग 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर पूरा 3 लाख आने वाला है। परफेक्ट। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम। द एम्प्लॉइज इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 ऑन ट्रैवल to Kolkata for a client project and claimed a reimbursement for the same of the company as a policy company charged such expenses from the client on actual basis। देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट ना इतना पढ़ने से लेके यहाँ तक अगर पढ़े ना तो कंफ्यूज हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या है, बट इसके बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की पॉलिसी है कि ये हम लोग कंपनी से चार्ज करते हैं। तो सीधा बोलो ना कि ये आपका एक तरह से सप्लाई का ही पार्ट हो गया, है ना। मतलब आप जो ये ट्रैवलिंग का पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, और ये जो आप अपने एम्प्लॉय को रिम्बर्स करवा के पैसे निकालते हो, ये आप कस्टमर से चार्ज करते हो, है ना। तो ये तो वही बात होगी इंसिडेंटल एक्सपेंस। तो इंसिडेंटल एक्सपेंस सारे क्या हो जाते हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रैवलिंग पेमेंट। तो ये इंसिडेंटल एक्सपेंस के नाम पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 50,000। डन है, परफेक्ट। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर बोलते हैं कि डिस्काउंट पास्ड ऑन वाई टू द कस्टमर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में दो बातें। पहला चीज, क्या ये डिस्काउंट पहले से नोन था, क्या ये पहले से अग्रीड था। दूसरा, क्या ये डिस्काउंट आपने जब दिया क्रेडिट नोट के थ्रू, तब आपने आपने नहीं, आपके रेसिपिएंट ने आईटीसी को रिवर्स किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते क्या हुआ है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाज ऑफर्ड टू अ कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹50,000 अगेंस्ट सप्लाई फॉर विच इनवॉइस इज इशूड इन सितंबर। सितंबर में एक इनवॉइस इशू हुआ था, उसके ऊपर ये डिस्काउंट दिया गया। कस्टमर हैज नॉट रिवर्स, कस्टमर मतलब रेसिपिएंट, बोलता है रेसिपिएंट हैज नॉट रिवर्स्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सच डिस्काउंट। फिर तो दिक्कत है, अगर ये वाला चीज उसने रिवर्स कर दिया होता तो मैं माइनस करता। सिंस ये वाला डिस्काउंट वैलिड डिस्काउंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिडक्टेबल डिस्काउंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, इन शॉर्ट लेस नहीं करूंगा। नॉट डिडक्टेबल, ठीक है, इधर मैं डैश कर देता, एड बैक मत कर देना। देखो डिस्काउंट एक लिबर्टी है, ठीक है, माइनस करोगे तो उसका बेनिफिट दिखेगा, माइनस नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसका बेनिफिट नहीं ही दिख रहा है। आप ऐड कर दोगे तो ज्यादा लॉस हो जाएगा, मतलब ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो आपको इसके इंग्लिश सब्सिडी और डिस्काउंट में ये इंग्लिश के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। सेकंड, रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस। द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, कंपनी रिसीव्ड, इंपॉर्टेंट है, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज अ लेट पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम अ क्लाइंट हुज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून। देखो आज ही हमने इसको रिवाइज किया था क्लास में कि जब भी इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी कभी भी कस्टमर को चार्ज किया जाता है, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या उसका टाइम ऑफ सप्लाई हुआ या नहीं। तो किसी भी इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई तब हिट होता है जब वो पैसा एक्चुअली सप्लायर के पास आ जाता है। तो अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में जाके देखोगे तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई तभी आएगा जब वो एक्चुअली रिसीव हो। करेक्ट है, इस पर्टिकुलर केस में क्लियरली बोला है कंपनी ने रिसीव हुआ है 1 लाख रुपया, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई तो आ चुका है। और अगर टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है तो बात आती है क्या ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा, तो यस ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा। अब जनरली ये 1 लाख को मैं इंक्लूसिव बेसिस पे ऐड करता, बट सिंस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ऑल आइटम्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इसको मेरे को ना चाहते हुए ग्रॉस में ऐड करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। लेट फी, लेट पेमेंट चार्जेस, ठीक है।
तो परचेस ऑफ कार ये आपके लिए क्या हो गई, इनवर्ड सप्लाई। अभी फिलहाल मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई बता रहा हूँ, इसलिए ये नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी पेड इंश्योरेंस अबाउट न्यू कार, ये भी इनवर्ड सप्लाई हो गई। प्रोक्योर कर रहे हो मतलब इनवर्ड सप्लाई। स्पॉन्सरशिप मतलब इस केस में आरसीएम आने का चांस है, एक बार रीड कर लेते। कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया स्पोर्ट्स इवेंट वेयर इन इट पेड एन अमाउंट ऑफ 2 लाख। कंपनी ने पे किया मतलब कंपनी इज रेसिपिएंट, इसका मतलब ये भी क्या है, इनवर्ड सप्लाई। बस फर्क ये कि ये इनवर्ड सप्लाई में आरसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये आपका कैलकुलेटर, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेट। 2,50,300 and then 3 lakh and then 50,000 and then 1 lakh, it comes to 9,04,500, ठीक है, 9,04,500। अब उसने क्या पूछा है, आउटपुट टैक्स पेएबल बाय द कंपनी, ठीक है। आउटपुट टैक्स पेएबल बाय द कंपनी बहुत सिंपली आ जाएगा 9,04,000। अच्छा, वो आउटपुट टैक्स में कौन सा पे करने वाले हैं, आईजीएसटी, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 9,04,500 का 18%, ठीक है। तो नाउ दिस कम्स टू 162,810, 162,810, ठीक है। कितना तुम्हें टैक्स भरने को आएगा, आउटपुट टैक्स। अब इसके अंदर से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स। तो हम लोग थर्ड कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अभी इसके अंदर नंबर 1 पहला क्या था, परचेज ऑफ कार। इसमें सीधा आईजीएसटी का अमाउंट लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी टैक्स में टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी आईटीसी में टैक्सेबल सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब परचेज ऑफ कार जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 17.5 में कार के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, इट इज ब्लॉक्ड। कार वॉज परचेज इन द नेम ऑफ कंपनी फॉर यूज बाय द डायरेक्टर। द टोटल कॉस्ट ऑफ कार इज 10,50,000 इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी अमाउंटिंग टू 1,50,000। इससे क्या करूं मैं, बिकॉज कार 17 सबसेक्शन 5 में क्लियरली लिखा है कि मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक्ड है अनलेस एंड अनटिल आप उसको फर्दर सप्लाई करो, या मतलब आप उस बिजनेस में जिसमें यही मोटर व्हीकल आप फर्दर सप्लाई करते हो, या आप इसको यूज करते हो फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, या आप इसको यूज करते हो फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, ठीक है। हमारा ये तीनों यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, हम ट्रैवलिंग पेमेंट, और फिर बस ये दोनों। तो इस केस में क्लियरली पता चलता है कि ये आपका आईटीसी इसमें से तो आपको नहीं मिलना चाहिए। दैट इज वाई ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेकंड, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विसेज, द कंपनी पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाउट न्यू कार अमाउंटेड टू 25,000 व्हिच इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 2,300। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस का 17 सबसेक्शन 5 में अगर कार का आईटीसी मिलता है तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिलेगा। ये शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने आपको कि अगर कार का आईटीसी नहीं मिलता है तो उसके रिपेयर इंश्योरेंस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, अनलेस एंड तुम फर्दर जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में हो। एनीवे, वहां तक जाने की जरूरत है क्योंकि ये नहीं है, हमें मालूम है, तो इसीलिए इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस ऑफ कार लॉग्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। द कंपनी रिसीव्ड इंटरस्टेट supply of service used for business purposes on which GST paid is 45,000. Said credit was not restricted under any provision. वेरी गुड, ये मिल जाएगा। क्लियरली बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कितना था, 45,000। तो टोटल आईटीसी कितना हो जाता है, 45,000। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्पॉन्सरशिप का। बोलता है कंपनी ने स्पॉन्सर किया स्पोर्ट्स इवेंट जिसमें कंपनी ने पे किया 2 लाख रुपया टू दी ऑर्गेनाइजर्स, टू दी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर बात आरसीएम की आती है तो क्या क्या प्रोविजन हिट होता है। पहला, आरसीएम का जो लायबिलिटी है वो आपको मैंडेटरीली कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा नहीं कि उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज बीइंग इनवर्ट सप्लाई उसका आईटीसी मिल जाएगा, पर ये आईटीसी आप आरसीएम की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको आईटीसी में ऐड कर रहा हूं। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस, अब अगेन अमाउंट तो दिया नहीं है, तो 2 लाख का 18%, बिकॉज नीचे बोला था कि बाकी आप यही समझना कि ये क्या है अपना आईजीएसटी, ठीक है। तो अपन 2 लाख का 18% करते हैं तो आ जाता है 36,000, ठीक है। तो इसीलिए टोटल आईटीसी आ जाता है कितना, 45 प्लस 36, ठीक है, 45 प्लस 36, तो ये आ जाता है 81,000। अब हम लोग फाइनली क्या निकाल लेंगे,
पूछा क्या था लैंग्वेज को, नेट जीएसटी पेबल इन कैश। देखो मैं एकदम रफ वर्किंग कर रहा हूँ, रीजनिंग के साथ लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। नेट मैं खाली वर्बली भी सॉल्व कर सकता था, बट ये मेरे को लगता है ज्यादा हेल्प होगा आपको। नेट जीएसटी पेबल इन कैश। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आईजीएसटी कॉलम का ही बनेगा बिकॉज दूसरा टैक्स है नहीं। कितना है 162,810, 162,810, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं क्या कर दूंगा, लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, ये पूरा 81,000 में लेस कर दूंगा। तो जीएसटी पेबल इन कैश, ये मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 162,810, 162,81,000 सॉरी, तो ये आता है 81,810, 81,810 आता है, ठीक है। प्लस जीएसटी पेबल इन कैश, ये मैं बात कर रहा हूँ आरसीएम का, जो मैंडेटरीली पे करना पड़ता है कैश में, और ये यही अमाउंट आ जाएगा 36,000। तो इस तरह से ये टोटल आ जाता है अपने पास 81,000, 36,000 प्लस, सॉरी 81,810 प्लस 36, 117,810, ठीक है। नेट जीएसटी नेट जीएसटी पेबल, तो ये एक तरह से इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, हेल्दी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर करके क्लियर करा, लेकिन आपको इसमें हेल्प हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। मैं वर्बली भी कर सकता था, लेकिन पॉइंट नंबर 7 आगे बढ़ता है। मिस्टर भोलूराम, अ सप्लायर लोकेटेड इन मेरठ यूपी, सप्लाइड द बेडशीट्स, पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट्स टू गवर्नमेंटल एजेंसी। देखो समझने की कोशिश करो, एक सप्लायर जो यूपी का है, वो सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंटल एजेंसी को। जैसे ही गवर्नमेंटल एजेंसी, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट एंटिटी, ये लोग जैसे ही रेसिपेंट बनते हैं, तो मुझे तो डायरेक्ट टीडीएस ऐसा पॉपअप होता है माइंड में, ठीक है। और एक और चीज पॉपअप होती है, आरसीएम, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेट्स सी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। तो फिलहाल इस चीज को कंफ्यूज ना करें अपन अपने माइंड को, सिर्फ स्टूडेंट को ओपन रहना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। रजिस्टर्ड इन यूपी, गवर्नमेंटल एजेंसी इज रजिस्टर्ड इन यूपी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल दिया, ये तो टीडीएस ही होगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बाइफिकेटेड एज बिलो, 400 ब्लैंकेट 600 रुपए ईच, 2,40,000, 850 बेडशीट्स 180 ईच, 1,53,000, 1,700 पिलो कवर्स 40 ईच, 68,000, ठीक है। तो आई गेस मैं टोटल करने लगा, ये 461 होना ही चाहिए, अदरवाइज प्रिंटिंग मिस्टेक मानूंगा मैं इसको। इस गवर्नमेंटल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अगेन, यस मैंने बोला टीडीएस हो सकता है, व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू मिस्टर बोलूराम अंडर सेक्शन 51, इफ यस देन डिटरमाइन द अमाउंट। टीडीएस का प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। टीडीएस तब लगता है जब आप किसी गवर्नमेंटल एजेंसी, गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो, ठीक है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 250 से ज्यादा है, 2,50,000 से ज्यादा है। इंडिविजुअल पेमेंट कैन बी लेस देन 2,50,000, बट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2,50,000, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 2,50,000 यू शुड नॉट कंसिडर द जीएसटी का अमाउंट, यू शुड कंसिडर ओनली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। इफ 2,50,000 से ज्यादा है और बाकी कंडीशन मैच कर रही है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी, मतलब 1% ईच, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब आईजीएसटी का केस हो गया, तो इसमें आईजीएसटी का टीडीएस काटना पड़ेगा 2%। ये केस यूपी वर्सेस यूपी का है, तो इस केस में 1% ईच टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअल पेमेंट छोड़ो, टीडीएस कटेगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस होगा 461 का 1% ईच, सी एंड एस। तो 461 का 1% होता है मेरे हिसाब से 4,610, है ना, ₹4,610 प्लस 4,610, ये सीजीएसटी का और ये एसजीएसटी का, ये टीडीएस कटेगा, ठीक है। एक बार आंसर, एक बार बाद में अपन क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। Blue Panda Private Limited is a manufacturing company that supplies goods to various registered dealers across India. The company had an agreement turnover of rupees 6 crore in the financial year 23-24. The finance, अच्छा 23-24 में उसका turnover 6 crore था. The finance team of the company is not sure whether e-invoicing provisions are applicable to the company and is of the view that under e-invoicing system, invoices need to be generated directly on the e-invoicing portal instead of its ERP system. अच्छा, दो क्वेश्चन का फील दे रहा है. You are required to advise the finance team on the following questions. First, what is e-invoicing and whether it would be applied to Blue Panda Limited? देखो, ई इनवॉइसिंग में क्या होता है कि आप ना अपने इनवॉइसेस को अपने ही ईआरपी सिस्टम के थ्रू सबमिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में। अभी ये उन्हीं लोगों पे लगता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। अब इसका टर्नओवर तो 6 करोड़ है, तो इस केस में यस ई इनवॉइसिंग लग जाएगा, यस एप्लीकेबल हो जाएगा, वेदर इट वुड बी अप्लाइड टू यस। दूसरा, Does Blue Panda need to create its invoice directly on the invoice e-portal? जरूरत नहीं है, आप ERP सिस्टम के थ्रू भी जा सकते हो ई इनवॉइसिंग के लिए। बाकी प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेना चाहिए। पहले का आंसर होगा यस, वो एलिजिबल है, मतलब 6 करोड़ के ऊपर है तो, और दूसरा का आंसर होगा कि नो ERP सिस्टम के थ्रू जा सकते। नेक्स्ट, ब्रीफली एग्जामिन करो प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, ठीक है। फेवरेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई मस्त है।
मिस शांति, अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट इन गुजरात, went to meet her parents at the native place of Patna, Bihar, मतलब पटना बिहार, and buys a medical insurance policy for her parents from insurance company. अच्छा, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस ली है, एमएनटी इंश्योरेंस ऑफ पटना, रजिस्टर्ड इन बिहार, द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड। चलो ये पढ़ने से पहले मैं आपको नॉलेज शेयर कर देता हूं। इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में ये अज्यूम किया जाता है सेक्शन 12 के अंदर कि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो ये अज्यूम किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास पक्का एड्रेस होगा ही होगा। याद करो, मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया था, क्योंकि बाकी सब केस में क्या होता है पता है कि अगर एड्रेस है तो वो, और अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस इज द ओनली केस जहां पे एड्रेस होगा ही होगा। एनीवे, क्वेश्चन नंबर क्लियरली बोल दिया कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ एमएनटी इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में पटना है, तो ऑफ कोर्स इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, पटना। क्यों भाई? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड होता तो फिर उसका लोकेशन हो जाता। सेकंड, लखन सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जीटीए, registered in Noida, Uttar Pradesh, is hired by Ram Trade Links, registered supplier in New Delhi. Okay, GTA को मैंने हायर किया और मैं न्यू दिल्ली का टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन दिल्ली टू द हाउस ऑफ बायर लोकेटेड इन रूरकी, उत्तर प्रदेश। एक बात बताओ, इसमें सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन? तो देखो, सप्लायर इज लखन सिंह ट्रांसपोर्टर, क्योंकि मैंने उसको हायर किया कि मैं ट्रांसपोर्ट कर। अब मैंने हायर किया तो मुझे सर्विस चाहिए, तो आई एम द रेसिपिएंट। अब ये सर्विस आता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया मेल और कुरियर और एनीवे, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फिर मेल और कुरियर, ऐसा इसमें फ्रेमिंग है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था? तो सिंपल है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट। इस केस में वो क्लियरली बोल रहा है कि रजिस्टर्ड सप्लायर है न्यू दिल्ली में, तो इसीलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा न्यू दिल्ली। सी, मिस्टर करण मुंबई टेक्स पोस्टपेड बिल। पोस्टपेड बिल में मैंने क्या बोला था कि पोस्टपेड बिल मतलब बिल आता है तुम्हारे घर पे, बिल आता है मतलब बिलिंग एड्रेस होगा, बिलिंग एड्रेस है मतलब बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Mumbai connection in Mumbai from the service provider Freshia Limited and gives his residence address at Mumbai as the address for billing। तो हो गया क्लियर, तो मुंबई ही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा क्योंकि बिलिंग एड्रेस क्या है, मुंबई। मैंने आपको बोला था टेलीकम्युनिकेशन लीज सर्किट है ना, डिश एंटीना केबल, ये वाले में ना सप्लायर कोई भी होने दो, रेसिपिएंट कोई भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ये यहाँ पे क्लियरली अपने नोट पे ये मेंशन भी है कि इन दिस केस रेसिपिएंट कैन बी एनी पर्सन, ऐसा ये लाइन है रेड कलर का। Last question, चलो, list the accounts and records which are not required to maintained by supplier who has opted for composition scheme as the provision of law। कंपोजिशन स्कीम वाले जो है उनको कौन सी लिस्ट नहीं दे रही है, बाकी सब तो दे रही है। दो चीजें ऐसी थी, स्टॉक ऑफ डिटेल वगैरह ऐसा कुछ, एक बार मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सर्च कर रहा हूँ, ये देखो, supplier who has opted for composition scheme is not required to maintain the records, stock of the goods and detail of tax, stock of goods and detail of tax। बस ये दोनों नहीं दे रही होती, थियरी क्वेश्चन रीड कर लेना। एक बार आंसर को क्विकली मैच कर लेते हैं। इसका आंसर बी बी डी सी डी, बी बी डी सी डी, तादीन दिन था, बी बी डी सी डी, परफेक्ट है। फिर मेन आंसर ये 9,04,000 ही था आई गेस, यस। क्विकली एक आंसर मैच करो बस, जस्ट फॉर माय कंफर्ट। 9,04,000 फिर 162,810, करेक्ट। उसके बाद ये आता है 36,81,10, 81,10, 36 बराबर। फिर नेट में आता है 117,810, 117,810, परफेक्ट। उसके बाद ये, हाँ इसका आरटीसी का वर्किंग, ठीक है। ये टीडीएस है, हाँ मैंने बोला डिटेल में पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा टीडीएस का आपको, है ना। तो ये 4610 टीडीएस कटता 1% ईच, परफेक्ट है। फिर ये ई इनवॉइसिंग का पढ़ लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें यस 6 करोड़ है, एक्सीड 5 करोड़ है बराबर, तो इट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस एंड यस ये ईआरपी के थ्रू कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा होगा इसमें। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में पहला वाला पटना था बराबर है, दूसरा वाला था दिल्ली, तीसरा वाला है मुंबई, परफेक्ट। और फिर ये स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिटेल ऑफ टैक्स अभी अपना पड़ा। तो इसी तरह से अपना बहुत क्विकली मैंने ट्राई किया सारे डिटेल में प्रोविजन बताऊं, है ना। इसी तरह से अपना जैन 21 का आरटीपी खत्म हो जाता है करके। अभी जैसे ही अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट का आरटीपी आएगा, मैं वैसे ही डिटेल में वीडियो अगेन अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।